बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप्ड स्टोरीज, उनके ऊपर बात करते हैं, उन पे सवालात उठाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी ने 5 नवंबर को जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया है। इस जुडिशियल कमीशन ने आईनी बेंचेस, उनके सरबराहान, उनकी तादाद का तयन करना है। उन आईनी बेंचेस में हुकूमती तादाद जो है वो अक्सरियत में है। तो क्या इसका मतलब है कि याह्या अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फारूक एच नाइक और आजम नजीर तारड़ और हुकूमत के फैसले करने का मौका देने को तस्लीम कर लिया, यानी सरेंडर कर दिया हुकूमत के सामने? यह बहुत अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। लेकिन इसी से साथ जुड़ा 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया है और उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान है, उनके खिलाफ भी 2 रेफरेंसेस मौजूद हैं। उस इजलास में क्या हो सकता है? क्या यह लड़ाई बढ़ने वाली है या ये अपनी अपनी जगहों के ऊपर लड़ाई को प्लानिंग हो रही है? फिर हुकूमत मंडे को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है, मुश्किल जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का, यानी 8 जज बढ़ाने का बिल लेके आ रही है, जो कायमा कमेटी ने सेनेट ने मंजूर कर लिया है। कौमी असम्बली और सेनेट में आना है, सेनेट के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। वो सब कुछ इस पे थोड़ी सी डिटेल में रोशनी डालेंगे। कुछ बाकी खबरें, वो आपको याद है हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, भाजी मोहम्मद शहबाज शरीफ के बड़े भाई, वो कहते होते थे कि मेरे नाम पे तो कोई जायदाद है ही नहीं, कौन अपने नाम पे इस तरह की जायदाद रखता है, मैं तो अपने बच्चों से लेकर खर्चा चलाता हूं। और अब वो कह रहे हैं कि मरियम बीबी ने मुझे कहा है कि अबू जी पीआईए खरीद लें, पीआईए को चलाएं, एयर पंजाब का उसे नाम दें। जनाबे अली, आपके पास तो है ही कुछ नहीं, आप पीआईए खरीदने चले? इस पर भी बात करेंगे। एक और चीज, ये जुडिशियल कमीशन के लिए बिलावल का नाम दिया गया, फिर वापस क्यों ले लिया गया? उसकी जगह पे पीएमएलएन का बंदा क्यों आ गया कौमी असम्बली से? एक और चीज कि ये स्पीकर ने जो नाम भेजे हैं, फारूक नाइक, मिस्टर शिबली फराज, रोशन खुर्शीद बरोचा एक खातून की सीट पे, फिर साथ आफ्ताब शेख जो है, और उमर अयूब खान, ये नाम स्पीकर ने भेजे हैं जुडिशियल कमीशन के सेक्रेटरी को। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इजलास ना बुलाते, फर्ज करें, तो ये इजलास जो है वो कैसे बुलाया जा सकता था? क्या हुकूमत अपनी मंशा से बुला सकती थी? ये सवाल आपके सामने रखेंगे। एक और चीज कि बुशरा बीबी की जमानत, उसको चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में एफआईए की तरफ से, और इमरान खान और बुशरा बीबी पे फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। उसके साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट ने भी 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और एक और चीज कि काजी को थप्पड़ लगने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी दौरानिया में एक बड़ा दावा सामने आया कि काजी को इनाम क्या मिलने वाला है और क्यों मिलने वाला है। वो पाकिस्तान में रहने के नहीं रहे, इसलिए वो बैरून मुल्क कहां सुकूनत अख्तियार करने वाले हैं, जो मुबैना तौर पे जो एक दावा किया गया वो आपके सामने रखेंगे। वकला तहरीक, अली अहमद कुरत, मुनीर मलिक, ये सारे, हामिद खान, आबद जुबैरी, तौफीक आसिफ, ये तकरीबन ज्यादा हामिद खान ग्रुप है। इनके वकला जो हैं, उन्होंने तहरीक का ऐलान किया है और उसका नाम रखा है नहीं छड्डांगे, अली अहमद कुर्द ने कहा है। इस तहरीक के वाले से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ बानी पीटीआई इमरान खान से
अली मीन गंडापुर की मुलाकात और बाएतमाद गुफ्तगू, काफी बाएतमाद गुफ्तगू, लफ्ज और जिस्म उनका, बॉडी सब कुछ साथ दे रहा था। ऐसा क्यों है? और फिर JUI की मजलिस शूरा का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जो इतवार की शाम तक जारी रहेगा, उसके हवाले से भी आपको खबर देंगे। अब आगे चलते हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट उन इश्यूज पे। नंबर 1, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो फेजेस खुलना शुरू हुए, तो जब जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम नॉमिनेट करने का हुकूमत ने फैसला किया और जजों को पता चला, तो जराए ये बताते हैं कि 11 जजेस जो हैं उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मेरा नाम वो देना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं लेना चाहता, 3.5 साल की अपनी कुर्बानी भी दूं अपनी जॉब की, और उसके बाद मैं गद्दार या मैं एक तरह से अदलिया के खिलाफ और हुकूमत का एक तरह से उनका कासा लैस भी बनूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उस पर बाकी जजों ने कहा कि नहीं, आप करेंगे, आप लेंगे चीफ जस्टिस का ओहदा। फिर उन्होंने कहा कि आपने, मैं लूंगा, लेकिन मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ये इस्तीफा नहीं देंगे, इस शर्त पे लूंगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक। अब ये यहां से तक तो प्लानिंग चीजों में बिल्कुल ठीक चली। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाना था, चीफ जस्टिस बन गए याहिया अफरीदी, जुडिशल कमीशन बनाना था, जुडिशल कमीशन में उनकी अक्सरियत है। अब जुडिशल कमीशन का पहला जो इजलास होना है उस लिहाज से, उस पर 12 अरकान होंगे, 13 नहीं, क्योंकि 13वां आईनी बेंच का जो सरबराह होगा उसने शामिल होना है, लेकिन अगले इजलास से। अब 12 के एतबार से भी 12 में भी असूली तौर पे हुकूमत की अक्सरियत बनती है, ठीक है। उस सारी सूरत, मिसाल के तौर पे वजीर कानून 1, अटॉर्नी जनरल 2, रोशन खुर्शीद बरूचा 3, हुकूमत के 2 जो हैं सेनेट और असेंबली से 5, और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा 6, और जो कहा जा रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी इन्हीं के साथ होंगे, 7, यानी 12 में से 7 जो है वो हुकूमत की साइड पे होंगे, इन 12 में से भी। तो जब आईनी बेंच का सरबराह बन जाएगा तो फिर और अक्सरियत मिल जाएगी। तो अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास बुला लिया 5 नवंबर को, तो इसका मतलब है कि हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम को एक तो वो छेड़ेंगे नहीं, वो आईनी बेंच को भेजेंगे, इस बात को तस्लीम कर लिया। दूसरा, ये बात भी तस्लीम कर ली कि हुकूमत की वाज़ेह अक्सरियत नजर आ रही है कि जो फैसला वो करेगी, कौन बेंच का सरबराह होगा, कौन, कितने लोग होंगे, बेंच कितने होंगे, वो भी तस्लीम कर लिया गया। तो अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रेजिस्ट करना चाहते थे तो क्या उनके पास इसके अलावा कोई चारा था? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि 1/3 के साथ इसका इजलास बुलाया, फिर भी जा सकता था। चीफ जस्टिस नाम ही बुलाया तो सेक्रेटरी बुला सकता था, ये भी बंदोबस्त किया हुआ है हुकूमत ने, मुश्किलें पूरी बांधी हुई हैं। अब इजलास बुलाया जाता तो अपनी मर्जी के फैसले कर लेते जो भी मौजूद लोग होते। ये एक सिचुएशन यहां तक पहुंची है। अब ये फेज तो एक यहां वक्ती तौर पे थोड़ा सा रुकिएगा, आगे आपको एक और साजिशी थ्योरी क्या लें या जो भी जो कही जा रही थी इस इजलास के बुलाने से पहले, वो ये थी कि 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुलाया हुआ है मिस्टर जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। उसमें जो रेफरेंसेस ज़ेरे समात हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ भी है और जस्टिस ये जो है नईम अख्तर अफगान उनके खिलाफ भी है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ दोस्तों का यह कहना था कि मुमकिन तौर पे वहां पे इनको छक्का मारा जा सकता है, जिस तरह इजाजुल एहसन को मारा गया और जिस तरह से मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को मारा गया, याहिया अफरीदी ने 2 को निकाल बाहर किया। तो अब ये याहिया काजी फायज ईसा ने निकाल बाहर किया था। अब याहिया अफरीदी जो हैं वो मुनीब अख्तर, इसको नईम अख्तर अफगान को और अमीनुद्दीन खान को, इन दोनों को उठा के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से बाहर फेंक सकते हैं। यह एक बात है, 2 का बदला 2 से।
देखते हैं क्या होता है। इस दिन बेंच बनता है, इस दिन कमीशन का इजलास तो होता है, हो सकता है उस दिन पहले दिन वो बैठ के अपने टीओआर वगैरह चीजें या रूल्स वगैरह चीजें तय करें। हो सकता है कि अगली पेशी वो पड़ जाए कि अगला इजलास जो है वो हम 10 नवंबर को बुलाएंगे, 11 को बुलाएंगे, 15 को बुलाएंगे, जब भी। उससे पहले अगर वो बात होनी है जो मैं भी आपको बता रहा हूं, ये वाला 2 का बदला 2 से, तुमने 2 मेरे निकाले, मैं तुम्हारे 2 निकालूंगा, उस तरह होता है तो फिर एक और कड़मासो होगा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काजी फैज ईसा साहब ने मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर समेत 3 जो लोग थे उनको लाहौर हाईकोर्ट शिफ्ट कर ट्रांसफर कर दिया था। बड़े काबिल लोग थे। मंसूर अली शाह साहब के साथ काम करने वाली टीम पे पूरी अदलिया और वकला फख्र करते हैं कि वो कितने काबिल लोग होते हैं, वो मेहनत कितनी करते हैं, मेहनत करवाते कितनी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उन तीनों रिसर्चर्स को वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया है डेपुटेशन पे 3 साल की। इसका क्या मतलब है कि काजी को एक और थप्पड़ पड़ गया। काजी के किए हुए काम जो उनको वापसी का बैक गेयर लगा हुआ है वापसी पे। और अगर इस सारी तरतीब को देखा जाए तो फिर शायद लगता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाली बात भी दुरुस्त हो सकती है। अब दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लड़ाई है, चौमुखी लड़ाई है, क्या होता है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये नहीं भी करते थे तो इजलास तो बुलाया जा सकता था। इन चीजों के ऊपर जो मजीद डेवलपमेंट्स आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। ये जरा इशू ऐसा था कि जिस पे जरा ज्यादा बात करने की जरूरत थी, इसलिए आपके सामने ये केस समझाया। अब आ जाते हैं टू दी पॉइंट। वो अपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून के कायद, वो जो कहते होते थे हुजूर ये हैं वो जराए, कौन अपने नाम पे इस तरह का पैसा रखता है, वाकई उन्होंने नहीं रखा था। वो जो कहते थे कि मैं तो अपने बच्चों से लेकर गुजारा करता हूं, उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी मरियम नवाज ने मुझे कहा है कि क्यों ना हम पीआईए खरीद लें और एयर पंजाब के नाम से शुरू करें और उसको डायरेक्ट फ्लाइटें फला 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 दुनिया भर में भेजें और पंजाब से फ्लाइटें उड़ें और ये और वो। तो मियां साहब आप तो बच्चों के खर्चे पे चलते हैं, तो इसका मतलब है जो आपके गैर मुल्की शहरी आपके बेटे हैं फिर वो खरीदेंगे, क्योंकि मरियम तो खरीद नहीं सकती, क्योंकि वो तो कहती है कि मेरी बैरून मुल्क तो क्या, मेरा तो अंदरून मुल्क भी एक मरला जमीन नहीं है, मरियम के पास भी एक मरला नहीं है, आप बच्चों से लेके गुजारा करते हैं, तो फिर किसने हसन और हुसैन नहीं खरीदना है ना। ये पीआईए कहते हैं गुलाम सरवर खान का नाम ले रहे हैं कि जी उन्होंने डिग्रियों वाली बात करके बेड़ा गर्क कर दिया इसका। किसी हद तक ये बात ठीक भी है लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं है। क्या जाली डिग्रियां पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर में ये जो पीपल्स यूनिटी इन सारी की वो तंजीमें बनी थी, यूनियंस, मुशाहिदुल्लाह को अल्लाह जन्नत नसीब करे, जब वो वहां के वो थे पीआईए के करता धरता, तो इन्होंने वहां पे बेड़ा गर्क नहीं किया है पीआईए का। दुनिया में किसी मुल्क के अमीर तरीन मुल्क के जहाजों के साथ जितना हमला नहीं है जितना पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने इन जहाजों के साथ एक एक हमला भर्ती किया हुआ था। काम करने की बारी नहीं आती थी, इतना हमला था, और फिर भी नहीं करते थे। तो उसका बेड़ा गर्क करने में जहां जनाब सरवर खान के उस बयान ने किरदार अदा किया, वहां जनाब मियां साहब आपने और आपके अभी मौजूदा भाई तादी जरदारी जिनका पेट फाड़ के आपने सबको निकालना था, बेड़ा गर्क पीआईए का आप दोनों ने मिलकर किया। माजी में, माजी की और हुकूमतों में नहीं किया, लेकिन आप दोनों ने तो मेन किया है। अब आप खरीदने पे आ गए, ये रेलवे भी खरीद लें जिस तरह पटड़ियां खरीदी थी। क्या अजीब, पता नहीं किस कौम को कब समझ आएगी। अगली बात पे चलते हैं कि क्या पीएमएलएन और पीपीपी में कोई फड्डा है, क्योंकि पहले बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम दिया गया और फरूक नाइक का नाम दिया गया, फिर उसके बाद बिलावल का नाम ड्रॉप कर दिया गया और शेख आफ्ताब का नाम नून लीग से दे दिया गया असेंबली से। हालांकि पीपल्स पार्टी कह रही थी कि 3 बंदे तो आपके पहले हैं, अटॉर्नी जनरल भी आपका है, वजीर कानून भी आपका है, वो दूसरा मतलब एक पाकिस्तान बाहर का नुमाइंदा भी जिसको स्पीकर ने नामजद करना है वो भी आपका है, तो 2 हमें दे दो, 2 पीटीआई को दे दो। वो भी नहीं किया गया। तो क्या ये किसी फड्डे के नतीजे में ये बिलावल को नहीं मिला, ये मिली जजेस कमेटी में मेंबरशिप?
या उनको नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो ये सारी सूरत हाल है कि इस कमेटी के मामले पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में कुछ अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। खैर, हो भी गया तो कोई बात नहीं, वो ये दोनों जो हैं ताबेदार हैं ना, हुक्म के पाबंद हैं, हुक्म आएगा ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, बच्चों की तरह इकट्ठे बैठ के खाना खाना शुरू करें, जो लड़ रहे होंगे चट पहले लड़ रहे होंगे, चट बाद इकट्ठे खा रहे होंगे। ये इसी तरह होता है। वकला जो हैं उन्होंने वकला एक्शन कमेटी बना के तहरीक का ऐलान किया है। मुनीर मलिक की को उसका वकला एक्शन कमेटी का सरबराह बनाया है। बाकी सारे हामिद खान और अली अहमद कुर्द और बाकी सारे लोग साथ हैं। देखते हैं कि ये तहरीक कितनी कामयाब होती है। लेकिन वो उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है, सुप्रीम कोर्ट में बात की है मीडिया से। तो उन्होंने ये कहा है कि जो ये कहते हैं कि बार्स जो है वो इनकी हमायत कर रही हैं 26वीं आईनी तरमीम की, तो आए अवाम में इस बात पे वकला में रेफरेंडम करा लेते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आपको कबूल है या नहीं कबूल है। आए रेफरेंडम करा लेते हैं, पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर लाहौर हाईकोर्ट बार ने भी इसको चैलेंज कर दिया 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये खासी आगे मेस बनता हुआ नजर आ रहा है। इतना आसान काम नहीं होगा। और पीटीआई की बात कि पीटीआई जो है वो अब फिर एक दफा तहरीक में जा रही है, फिर ऐलान किया है, एक दिन की तहरीक है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये कोई मिली जुली सी तहरीक है। वो जिस तरह होता है ना कि इतना आप कर लें, वो इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। और अगर ये फिर उसी तरह की हुई, लगा वही चीजें आई, तो पीटीआई का जो वर्कर पहले बहुत मायूस हुआ है वो मजीद मायूस होगा। अब वो कहते हैं अली मीन गंडापुर साहब के, मैं अब हमारी फाइनल जंग है, फाइनल ये होगा, मैं फिर भी लेके आऊंगा वसाइल, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा। देखते हैं। एक और चीज जो इसी वाले से इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि बुशरा बीबी की जो जमानत हुई थी हाईकोर्ट से, उसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है इसको देखना होगा। इमरान खान और बुशरा बीबी भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और फिर उसको मंडे तक के लिए डिले हो गया है। और उसके साथ ही साथ काजी फैज ईसा साहब, उनकी इज्जत अफजाई जो है वो बैरून मुल्क होने का सिलसिला जारी है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो मैंने आपको पहले बताया कि वो उनके निकाले हुए 3 जो थे अफसरान, उनको वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया है। जाहिरी तौर पे जो सिचुएशन नजर आती है उसमें तो एक्शंस ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो हथियार डालने वाले नहीं है। आगे कैसे चलता है जो होगा उस पर आपको मजीद अपडेट करेंगे। जेयूआई की शूरा का इजलास भी जारी है, जिसके अंदर इस बात पे गौर किया जा रहा है कि हमने उसको उस वक्त तो वोट दे के नंबर इनके पूरे हैं, हमने फौजी मिलिट्री कोर्स वगैरह निकलवा ली, तो अब अगर 27वीं आईनी तरमीम गवर्नमेंट लेके आती है और उस वक्त हमारा कुछ भरम रह गया, हमारे अरकान जो टूटे हुए थे उनका भी रह गया, कुछ बाकी जो उन्होंने इजाफी रखे हुए थे पीटीआई वाले पकड़ के, उनका भी भरम रह गया। तो अब अगर 27वीं आईनी तरमीम आई और मौलाना ने उसको वोट ना दिया, जिसका चांस है कि वो नहीं देंगे, वो कह चुके हैं कि मजामत करेंगे, लड़ेंगे, तो फिर उस सूरत में अगर इनके बंदे टूट के जाते हैं मौलाना के भी, तो फिर उस वक्त में और इसमें फर्क क्या होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो फेज 1 में ना सी तो फेज 2 में आ जाए। वैसे भी उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट वाला जो मामला है वो ले आए हैं कि 3 माह तक नजरबंद और 3 माह तक जेर हिरासत, अगर फिर जरूरत पड़ी तो 3 माह और, यानी 6 माह तक एक बंदा खुए गया। तो वो सारी सूरत हाल है। बाकी जो भी मजीद स्टोरीज डेवलप होंगी उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।